नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। महाराजगंज से लापता पिकअप चालक का शव रविवार को रौनापार थाना क्षेत्र के रोहवार वाहिद पुत्र जुमराती के मकान में मिला था। इस मामले में मृतक के पुत्र कुलदीप ने अपने पिता शैलेंद्र सिंह निवासी ग्राम भलुई, थाना श्याम देवरवा, जिला महाराजगंज ने जियनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि पिता शैलेंद्र पिकअप चालक है। 4 जुलाई से पिकअप सहित गायब हो गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सोमवार को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि पिकअप के लिए 3 आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर ड्राइवर के सिर पर वार कर हत्या की थी। एक आरोपी फरार है। 10 दिन पहले गायब पिकअप ड्राइवर की सिर कटी लाश मिली थी। परिजनों ने 11 जुलाई को शैलेंद्र के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। घटना में फरार आरोपी शंकर कनौजिया के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि रामछवि उर्फ छबिया मऊ के दोहरी घाट का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी पर 59 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरा आरोपी छांगुर जियनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मामले में एक आरोपी शंकर कनौजिया फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। अभियुक्त रामछवि और शंकर कन्नौजिया पुत्र लालचंद कन्नौजिया निवासी ग्राम हाजीपुर, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ की मुलाकात लगभग 12 वर्ष पूर्व मऊ जेल में हुई थी और वहीं से इन दोनों की दोस्ती हो गई। जेल से छूटने के बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। शंकर के साथ उसका दोस्त छांगुर नाई ग्राम मोहम्मदपुर, थाना जियनपुर, जनपद आजमगढ़ भी साथ में आता था। यह लोग मिलकर लकड़ी कटवाने का काम करने लगे। लकड़ी को लाने व ले जाने में पिकअप वाहन किराए पर लेते थे, जिसका काफी किराया लगता था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हम लोगों ने पिकअप वाहन की व्यवस्था के लिए फर्जी कागज तैयार करने की योजना बनाई। इसी के तहत गोरखपुर से 1000 में एक गाड़ी बुक की गई। गाड़ी 1000 रुपए पर बुक कराया और ड्राइवर शैलेंद्र सिंह से कहा कि फर्नीचर का सामान लाना है। जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो हम आपसे संपर्क करेंगे, तथा ड्राइवर शैलेंद्र का मोबाइल नंबर लेकर आ गया। 3 जुलाई को शैलेंद्र की गाड़ी को भाड़े पर ले जाने के लिए आजमगढ़ के लाटघाट बुलाया। ड्राइवर के आने पर ड्राइवर को खाद्य पदार्थ में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया। कुछ देर में वह अचेत हो गया। तब हम दोनों ने उसको फावड़े व बाका से काटकर गड्ढा खोदकर मकान के पीछे हाथे में गर्दन के निचले धड़ को मिट्टी में गाड़ कर लाश से बदबू न आए इसलिए नमक डालकर बाड़ी को घास फूस व मिट्टी से ढक दिया तथा उसके सर को शंकर लेकर मोटरसाइकिल से कहीं दूसरी जगह चला गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, फावड़ा, 2 मोबाइल, पिकअप वाहन भी बरामद किया है। देखिए, जनसुनवाई में एक कुलदीप सनौप शैलेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके जो पिताजी हैं शैलेंद्र, वो पिकअप गाड़ी को लेके और जनपद महाराजगंज के श्यामदेवरा थाने से किसी ने उनकी गाड़ी को बुक किया था और वो आजमगढ़ में आए थे। और यहाँ पे उनके द्वारा भी तलाश किया गया और श्यामदेवरा थाना है, वहाँ पे भी उनके द्वारा सूचना दी गई, लेकिन इनके कोई बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब यहाँ पे ये प्रकरण सामने आया तो इसमें तत्काल प्रभाव से थाना जियनपुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद में एसओजी टीम और क्षेत्राधिकारी और एसपी आ रहे हैं, इनके नेतृत्व में इसमें कार्रवाई करने के लिए बताया गया। तो इसमें जानकारी मिली कि जो
राम छवि नाम से और एक शंकर कन्नौजिया हैं, ये 2 लोग हैं। इनके द्वारा इस गाड़ी को बुक किया गया था और उसके बाद में रात्रि में जो ड्राइवर है शैलेंद्र, इनको इनके द्वारा शराब पिलाई गई और उसके बाद में इनकी हत्या करके और जो शव है उसको घर के पास में अहाते में दबा दिया गया। और जो गाड़ी है वो किसी और चांगुर नाम के जो व्यक्ति है उसको दे दी गई और उसके पास उसको बोला गया कि ये गाड़ी हमारी है और इसको आप चलाइए और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके बाद में इसको हम वापस आपसे ले लेंगे। इस तरीके से इन लोगों ने वो गाड़ी को भी वहाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया और जो डेड बॉडी उसको दबा दिया गया। अभी इसमें जो राम छवि है जो कि करीब 59 साल के हैं और थाना धौरी घाट के रहने वाले हैं, जनपद महू के, और इनके ऊपर करीब 59 जो मुकदमे हैं वो ऑलरेडी पंजीकृत हैं और ये वहाँ के धौरी घाट के हिस्ट्री सीटर हैं। और जो शंकर कन्नौजिया हैं वो भी, उनके ऊपर भी काफ़ी करीब 7-8 घटनाएँ उनके पहले से उनके रजिस्टर्ड हैं और इस तरह की पूर्व में भी 2011 में उन्होंने इस तरह की जो घटना की गई है। तो इसमें आज राम छवि को और छांगुर को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पे जो कल गिरफ्तार इनको किया गया था और इन्हीं की निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसको रिकवर किया गया है और जो गाड़ी है उसकी बरामद की गई है। मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इनके पास में 3/15 का एक तमंचा भी इनके पास से बरामद हुआ है और जो मैन अभियुक्त है शंकर कन्नौजिया, उनको वांछित किया गया है। उनके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे स्तर से किया गया और बाकी इसमें जो और कार्रवाई हैं वो की जा रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। और जो घटना है उसमें जो डेड बॉडी मिली है उसमें कुछ पार्ट अभी बरामद नहीं हुआ है, तो उसकी बरामदगी के लिए भी टीम का गठन किया गया है। उसकी भी बरामदगी की जाएगी और जो शेष अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में जिले के हजारों की संख्या में शिक्षकों ने कुंवर सिंह उद्यान में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कुंवर सिंह उद्यान से चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रोहित कुमार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक नेता सुरेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश प्राथमिक महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार हम लोगों को ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बाध्य कर रही है, निश्चित रूप से दुखद है। यही कारण है कि हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान सरकार कर दे तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं हैं। इस प्रदर्शन में 5,000 से अधिक शिक्षक उपस्थित होकर ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार किए। शिक्षकों का कहना रहा कि सरकार से हमारी मांग है कि हमें 30 CL दिया जाए और 15 हाफ CL दिया जाए। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाए। सरकार हमारी चारों मांगों को पूरा कर दे, हम ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। शिक्षक नेताओं ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पठन पाठन के साथ ही हम अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लखनऊ जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे। लोगों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हर जिले में एक प्रदेश के अधिकारी आदेश निकाले हैं कि ऑनलाइन हाजिरी ली जाएगी और आधा घंटा अगर विलंब हो गया तो वेतन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यह भी नहीं है कि कभी हम उसका मेडिकल लगा दें और कुछ है तो मिल जाएगा, वेतन कभी नहीं मिलेगा। ऐसा आदेश केवल शिक्षक के ऊपर लागू हुआ है इस सरकार में पहली बार। यह सरकार इतना नहीं समझ रही है कि मेरे पास केवल वेतन है और कुछ है नहीं। जब जब भाजपा की सरकार आई है तब तक कर्मचारियों और शिक्षकों का इस सरकार ने दमन किया है। हमने भी सोचा है कि अब उनके खिलाफ हम लोग भी आंदोलन करेंगे। आज तो ज्ञापन दिया, धरना बहुत संक्षिप्त हुआ, प्रशासन धरना होने नहीं दिया, लाउड स्पीकर मेरा रोक दिया। आप सारे लोग उसके गवाह हैं, लेकिन मेरी आवाज़ को नहीं रोक पाएंगे, शिक्षकों की आवाज़ को नहीं रोक पाएंगे। ये 10,000 शिक्षकों की आवाज़ है, 10,000 शिक्षक की आवाज़ आज आजमगढ़ की है और आप लोग आजमगढ़ के मीडिया प्रभारी हैं, आप लोग आजमगढ़ के जुड़े हुए हम लोगों से हैं। ये मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, हमारी मांगे हैं, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कर्मचारियों की भांति CL दिया जाए। मुझे अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो हाफ EL दिया जाए।
कोई एप्लीकेशन दे दिया तो उसको मान के कि हाँ इनकी कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई और बात स्वीकार किया जाए, ये सब इसमें नहीं है, बहुत त्रुटियां हैं। ऐसा है, इसके साथ हमारी कई मांगे हैं, ये हम आपको दे देंगे। आप समझ लीजिए ये जो मांगे हैं, उसके बाद पुरानी पेंशन हमारी हमको मिलनी चाहिए, हमारी क्षमता का सवाल है। अनुदेशक शिक्षा मित्र 7,500 10,000 पे काम कर रहे हैं 20 साल से, क्या ये लोग नहीं समझ रहे उनका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है? ये हमारी मांग। मोर्चा के तत्वावधान में हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ, और इसमें हमारी बुनियादी मांगे हैं। जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और अगर हमारी मांगे नहीं होती है तो हम फिर प्रदेश पर धरना देंगे, विधानसभा घेरेंगे। एकदम पठन पाठन के साथ हम लोग का विरोध चल रहा है। हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए हैं, और अन्य भागों में जब होता है तो तालाबंदी चक्का जाम हो जाता है, लेकिन हमारा प्रदर्शन हमारे काम के साथ चल रहा है, हमारे स्कूल चल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारा विरोध भी जारी। आजमगढ़ के रौनापार थाना परिसर में ही स्थित आवास में एक महिला दरोगा रहती है। उन्होंने आवास में बिना इजाजत दीवान के घुसने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसपी से की। उधर कार्यों में लापरवाही दिखाकर दीवान को निलंबित कर दिया गया। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना परिसर स्थित महिला दरोगा के आवास में थाने का दीवान बिना इजाजत के ही घुस गया। महिला दरोगा द्वारा इसकी शिकायत एसपी से की गई। एसपी हेमराज मीना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दीवान को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार रौनापार थाने में तैनात महिला दरोगा थाना परिसर में ही बने आवास में रहती है। रविवार को वह अपने आवास पर थी, इसी बीच थाने पर तैनात दीवान राजेश यादव उनके कमरे में घुस गया। उसके द्वारा महिला दरोगा से अभद्रता की गई। महिला दरोगा ने इसकी शिकायत एसपी से कर दी। शिकायत पत्र मिलने पर एसपी ने सीओ सगड़ी को इस मामले की जांच सौंपी है। वहीं कार्यों में लापरवाही के आरोप में एसपी ने आरोपी दीवान राजेश यादव को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि हेड कांस्टेबल राजेश यादव को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और जनमानस में अच्छी छवि न होने के कारण एसपी हेमराज मीना ने निलंबित कर दिया है। विभागीय कार्रवाई के लिए सीओ सगड़ी को जांच का निर्देश दिया गया है। महिला दरोगा के कमरे में घुसने के मामले का भी शिकायत पत्र मिला है, जिसकी जांच सीओ सगड़ी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 14 जुलाई 2024 को थाना रौनापार पर नियुक्त हेड कांस्टेबल राजेश यादव को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं आम जनमानस में धूमिल छवि होने के कारण कल दिनांक 14 जुलाई को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। सीओ सगड़ी की द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सभी आरोपों के संबंध में मांगी गई है। जो भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी उसके आधार पर जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं महिला आवास में कमरे में घुसने का, उस पर क्या कार्रवाई की? देखिए, उसकी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुई है जिस पर सीओ सगड़ी को जांच हेतु प्रेषित की गई है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि बच्चे देश की आत्मा हैं, इसलिए इन्हें नशे से मुक्त रखने के लिए तत्काल प्रहरी क्लब की स्थापना कर पूर्व में इसके लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर शर्मा ने सोमवार को मंडलायुक्त सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीको वार्ड एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित कार्यों की मंडल स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जिनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं है, उनका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने बैठक में बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े मुख्य बिंदुओं यथा नशा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल भिक्षावृत्ति को विशेष रूप से रेखांकित किया। डॉक्टर शर्मा ने तीनों जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद, ब्लॉक, वार्ड, ग्राम स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों यदि अब तक नहीं बनाई गई हैं, तो तत्काल बना लिया जाए। उन्होंने उप निदेशक,
महिला कल्याण को गठित समितियों के संबंध में 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि की कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में सख्ती से कार्यवाही की जाए। इसी क्रम में उन्होंने तीनों जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा कि कक्षा 6 से ऊपर के विद्यालयों के लिए तत्काल प्रहरी क्लब बनाया जाए तथा नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। प्रहरी क्लब नशा मुक्ति की दिशा में अत्यंत सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए सभी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को H1 मॉडल की दवाइयां किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी तथा सभी मेडिकल स्टोर्स पर CCTV भी लगवाया जाए। नशा मुक्ति के संबंध में डॉक्टर शर्मा ने तीनों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि नशे से होने वाले भयंकर दुष्परिणामों के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु स्टिकरण छपवाएं तथा पुलिस के माध्यम से ऑटो पर चस्पा कराएं। उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली पर हमारा संकल्प होगा कि एक दिया नशे के विरुद्ध जलाना है, देश को नशामुक्त बनाना है। डॉक्टर शर्मा ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से जागरूक किया जाए तथा पूर्व में जारी गाइडलाइनें के अनुसार सार्थक प्रयास कर बाल विवाह को हर हालत में समाज से खत्म किया जाए। उन्होंने बाल श्रम के संबंध में कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने कहा जनपदों में किसी भी दशा में बाल श्रम नहीं होना चाहिए तथा इसके लिए जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा गठित टास्क फोर्स की नियमित रूप से बैठकें होनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति, बाल बंधुआ मजदूरी आदि जैसी अनेक कुरीतियों और बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसे रोकने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सजग रहकर इसे हर हालत में रोकना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा की ओर लाना है। इसलिए भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों का आश्रम पद्धति विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय आदि में दाखिला कराएं। इसके अतिरिक्त भी बैठक में कतिपय बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े कतिपय अन्य बिंदुओं पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा किया। बैठक को संबोधित करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी ने कहा कि बच्चों को नशामुक्त रखने के लिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें। श्री अवस्थी ने कहा कि छात्रों को विश्वास में लेकर नशा करने वाले छात्रों एवं ड्रग पैडलर्स की जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त स्वस्थ समाज की संरचना के लिए समाज के हर तबके को जागरूक जरूरी है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी, उप निदेशक महिला कल्याण PK सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण RK चौरसिया, उप श्रमायुक्त राजेश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी आजमगढ़ DC त्रिपाठी सहित अन्य मंडलीय एवं तीनों जनपद के जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे। आज हमने यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमारी मंडल वाइज बैठकें चल रही है, ये हमारा 8वां मंडल था और आगे मंडल हमें पूरे मंडल करने हैं। अभी तक हमने 75 जिले पूरे कर लिए थे और उसके बाद मंडल वाइज समीक्षा चल रही है और काम को धीरे धीरे काम भी गति बढ़ रहा है। और जो सामाजिक रूप से जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं बचपन को लेकर, और उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बाल आयोग बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के प्रति काफी संवेदनशील है और उसी संवेदनशीलता के अंतर्गत हम इस कार्य को, चाहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है, उस प्लान के तहत हम पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। अभी तक महानगरों को लिया है, महानगरों में हम गोष्ठियां कर रहे हैं और उसके लिए भी हमने गाइडलाइन दी थी। उस गाइडलाइन पर भी हम जगह जगह जाकर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और कितना कार्य हमारा हुआ है, कितना अभी अवशेष है, और जो अवशेष है उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। दूसरा, बाल विवाह को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं।
अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और बाल श्रम को लेकर हमने कड़ाई से निर्देश दिया है कि बाल श्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक हमने अभियान हमारा जो चल रहा है, उस अभियान के तहत हमने पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की है। और बाल इच्छावृत्ति, इच्छा से शिक्षा की ओर, जो बच्चे इच्छा मांगते हैं उन बच्चों को हम शिक्षा की ओर ले जाना चाहते हैं। बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें, बच्चे स्वस्थ बने, बच्चे देश के काम आए, आगे बढ़े, यही हमारी कल्पना है। आजमगढ़ पुलिस ने असम के 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लगभग 43 किलो गांजा बरामद किया है। मुखबिर के जरिए सिधारी थाने की पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग ट्रेन से उतरकर रेलवे क्रॉसिंग मूसेपुर के पास से अवैध गांजे को लेकर कहीं जा रहे हैं, जहां घेराबंदी कर पुलिस ने 3 गांजा तस्कर अजय, कृष्णा यादव और कनिका को हिरासत में लिया। उनके पास से लगभग 43 किलो गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अजय असम का रहने वाला है। कृष्णा यादव देवरिया और कनिका असम की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि ये तीनों असम से गांजा लेकर आजमगढ़ आए थे। आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल और 1500 रुपए बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पे जानकारी मिली थी कि एक असम के एक व्यक्ति हैं और कुछ लोग लोकल हैं, जो कि बड़ी मात्रा में यहाँ पे जनपद में गांजा की सप्लाई करते हैं। और इसी पर जो थाना सिधारी की टीम और हमारी जो एसओजी टीम है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करके और इस पे बताया गया था कि इन पे कार्रवाई करेंगे। तो इसमें 3 लोगों की आज गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अजय पुत्र अकालू है, जो कि जनपद उड़ाल गुड़ी प्रांत असम के रहने वाले, इनकी उम्र करीब 22 साल के आसपास में। एक कृष्णा यादव है, जो कि महुआड़ी थाना जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। और दूसरी जो एक महिला है कनिका पुत्री सुकुंद, ये जनपद उड़ाल गुड़ी प्रांत असम की रहने वाली है। इनकी उम्र करीब 35 साल के आसपास में। इनके पास से करीब 43 किलो और 500 ग्राम के आसपास में जो गांजा है वो बरामद हुआ है। और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन और 1500 रुपये नकद भी इनके पास से मिले हैं। और ये जो पूरी कार्रवाई है, इसमें हमारी एसओजी टीम और हमारी जो थाना सिधारी की जो टीम है उसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। और ये जानकारी मिली कि ये लोग दूर से लाके और फिर यहाँ पे जो बेचने का काम करते थे, कई बार ट्रेन से ये लेके आते थे, तो कई बार बसों के माध्यम से इसकी सप्लाई है वो यहाँ पे करते थे बड़ी मात्रा में। सर, इसमें स्टैंड की भी जांच होगी, कैसे और लोग भी इसमें? हाँ जी, बिल्कुल इसमें होगा, जो कि क्योंकि इस तरह की जो बड़ी खेप है वो आ रही है, तो इसमें हम लोग इनके जो बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। ये लोग कहाँ से ला रहे थे और उसके बाद में कहाँ पे इसका डिस्पोज ऑफ करते थे, कहाँ ये बेचते थे, सेल आउट करते थे इसको, तो वो चीज़ की जानकारी हम लोग इसको देखेंगे। सर, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? करीब इसकी 5 लाख के आसपास में जो मार्केट में जो वैल्यू है ब्लैक मार्केट में, वो 5 लाख के आसपास में। मृतक संघ के बैनर तले जीवित मृतकों की लड़ाई लड़ने वाले संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक की लड़ाई लगातार जारी है। 40 वर्षों तक खुद को जीवित साबित करने की लड़ाई लड़ने के बाद अब वह 48वें जीवित मृतक दिवस पर राष्ट्रपति के समक्ष भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। जिलाधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपने के उपरांत उन्होंने बताया कि उनकी पैतृक आबादी को खेलकूद का मैदान और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आदेश कर घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, उनकी जीवित मृतक संबंधी फाइल को भी गायब कर दिया गया है, जिसको लेकर वह आगामी 30 जुलाई को राष्ट्रपति के समक्ष धरना देंगे और उनसे यह मांग करेंगे कि उन्हें न्याय दिया जाए या फांसी। और मैं 30 जुलाई 2024 को महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष धरना देने जा रहा हूं। और आज मैं जिला अधिकारी को मांग पत्र दिया हूं। और मेरी ज़मीन, पहले तो मुझे मृत घोषित कर मेरी ज़मीन दूसरे के नाम कर दिया गया था। लड़ाई लड़ने के बाद 40 वर्ष के बाद किसी तरह से हुआ, लेकिन अब ये क्या किए हैं तहसील के लोग कि हमारा जो आबादी है जन्मभूमि, वो लगभग 6.5 बिस्सा, उसको भी उन्होंने खेलकूद के मैदान में आदेश कर दिया है। तो ये सारी विषय है। और मेरी जो जीवित मृतक की दोनों फाइल थी उसको गायब कर दिया है जिला। तो ये मिला जुला के वो
अब ये सब विषय को लेकर मैं महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष धरना देने जा रहा हूँ, अपनी मांग रखूँगा और साथ साथ जनहित का भी जो इसमें विषय है, अपने साथ साथ अन्य लोग जो हैं उनकी भी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ उस विषय को उठाने। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत किए गए आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य एवं पंचायत सचिव से एवं शहरी क्षेत्र में सभासद एवं अधिशासी अधिकारी से कराएं तथा वर एवं वधू के अविवाहित होने की पुष्टि कराते हुए रिपोर्ट लें। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में कमी पाई जाती है तो उसका पुनः सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी कल्याण सेक्टर विभाग के अधिकारी हैं, उनकी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी ने कहा कि ब्लॉकवार रोस्टर बनाते हुए बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन कराया जाए। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि हिंदू वर एवं वधू की शादी हेतु गायत्री परिवार के पंडित एवं अल्पसंख्यक वर एवं वधू की शादी हेतु मौलवी तथा विवाह संस्कार हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, आय के संबंध में तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र, आयु के संबंध में शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। योजनांतर्गत पात्रता हेतु कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कन्या अथवा कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। आवेदक के परिवार की आय सीमा 2 लाख के अंतर्गत होना चाहिए। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि से 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजनांतर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि 35,000 रुपए कन्या के खाते में अंतरित की जाएगी। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री हेतु 10,000 रुपए कपड़े, पैंट शर्ट, साड़ी सेट, बिछिया, पायल चांदी के, प्रेस, दीवार घड़ी, वैंटी किट तथा डिनर सेट इत्यादि के लिए दिए जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजन, भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु 6,000 रुपए प्रति जोड़ा ग्रामीण शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जाएगा। इस प्रकार उक्त योजना के अंतर्गत कुल रु 51,000 प्रति जोड़ा देय है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु 320 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें से 256 आवेदनों को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया गया है तथा 149 आवेदनों को संशोधन हेतु लाभार्थी के लॉगिन पर भेजा गया है। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वह शादी समारोह में भी छिनैती जैसी वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना 12 जुलाई को सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर स्थित मिशन हॉस्पिटल के निकट स्थित एक मैरिज हॉल में घटित हुई, जहां अरुण कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम जाफरपुर थाना सिधारी के भांजी आंचल सिंह की शादी थी। बारात सुल्तानपुर जिले से आई थी। रात करीब 9 बजे द्वार पूजा के बाद शादी में आए लड़के के चाचा राज कुंवर सिंह, जो कि मालिक थे, अपने हाथ में हैंडबैग लिए थे। इस बीच मैरिज हॉल के अंदर एक अज्ञात आदमी आकर उनका बैग छीनकर भाग गया। उस बदमाश को दौड़ाया गया, लेकिन आगे जाकर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उसे लेकर फरार हो गए। हैंडबैग में करीब 55,000 रुपए था। तत्काल सूचना डायल 112 को दी गई। डायल 112 पुलिस आई और छानबीन की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी।
इसके बाद पीड़ित अरुण कुमार सिंह ने सिधारी थाने में तहरीर देकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग किया है। द्वार 4 हो रहा था, जैसे मंडप उठा मैं वहीं खड़ा था, बैग लेके खड़ा होकर के बस बच्चे को वहाँ जयमाल कर ले जा रहे। दरवाजे पे कि दरवाजे के बाहर? अंदर यहाँ बहुत लड़का, अरे जो कुर्सी लगी है इसी के पास था। अंदर थे। तो उसके बाद आया है तो क्या हुआ है? अब मैं इधर मुड़ करके खड़ा था, लड़की के मामा थे, उनसे बात कर रहा था जयमाल की। तो उन्हीं से बात कर रहा था कि इसको शुरू कर दिया जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो जयमाल वही लड़का जा रहा था तो दिमाग उधर बता था, वो पीछे से आया, पैक घसीटा, मेरे हाथ में वो बंधा था। तो हमें अचानक हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो बल्कि हमको 2-1 कदम घसीटा, झटका, फिर इसमें हाथ से उसका जो चुल्ला था निकल गया। लेकिन भगा मैं काफी देर तक दौड़ा, चिल्लाया, भगता रहा। गाड़ी से 2 लोग खड़े थे, 2 गाड़ी से थे, उसे बैठ करके भाग गए। कौन सी गाड़ी थी देखे हैं? बाइक थी, बहुत ध्यान नहीं। किस कलर की? अंधेरा था, रोड पर अंधेरा था। दलित की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 77,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला SC/ST कोर्ट के जज कमलापति ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के मड़ोही गांव में वादी मुकदमा हरिराम के लड़के मनोज कुमार तथा कपिल देव सड़क पर स्थित मकान पर सोने गए। तभी रात लगभग 12:30 बजे नरेंद्र यादव निवासी मड़ोही, संजय यादव निवासी मदियापार तथा रोशन राजभर निवासी अकबेलपुर थाना अतरौलिया वहां पर आए और मकान में लगे PCO मशीन वगैरह को फेंक दिया। तीनों हमलावरों ने मनोज तथा कपिल देव को गोली मार दी। इस हमले में कपिल देव की मौके पर ही मौत हो गई तथा मनोज बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी तथा इंद्रेश मणि त्रिपाठी ने वादी मुकदमा हरिराम, मनोज कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर राम प्रकाश, थानाध्यक्ष रमेश यादव, कांस्टेबल रामचल, CO डॉक्टर ब्रजेश कुमार, उपनिरीक्षक जनार्दन यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी नरेंद्र यादव, संजय यादव तथा रोशन राजभर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 77,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह घटना 26 मार्च 2003 की रात की है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE। Admissions open from classes nursery to 9 and 11। जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys। We also organize sports, music, smart classes and many more facility available। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board.